कुछ लोग कहते हैं कि वो जब जबान खोलते हैं आग उगलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे दिल की बात कहते हैं। वैसे साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? ये हमने सीखा उन लोगों की बातें सुन सुनकर जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं। हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख देख कर अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्डे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। मैं यकीनन आप जो आपने ये बात देखिए, मैं आपसे इसलिए जरा मेरी बात को मुकम्मल मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने ये बात 31 मई 2014 को कही जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सर, जमहूरियत में अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, क्या उनके लिए बात ज़ेबा देता कि वो ये कहें कि जो टायर के नीचे आ जाए वो कुत्ते का बच्चा? क्या ये इनके लिए ज़ेब देता जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। क्या इनके लिए ज़ेब देता जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो, और वो ख़ुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए? तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो 2 हाथ से बचती है। सर, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगज़ीन का हवाला दे रहा हूँ। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असम्बली के इलेक्शन हुए तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियां मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहां पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका? सर, आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। एक बात अच्छा है, ये सबके सामने बात हो जाए। हर वक्त परवीन टोगाडिया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन टोगाडिया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? कभी ये लोग जेल को गए? कभी साक्षी महाराज जेल को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग किस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते। मगर आप जब बात कर रहे सो कॉल्ड एलिज हेट स्पीच की, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं, भाई ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन टोगाडिया के ऊपर महाराष्ट्र और हर रियासत में कई केसेस है, गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए महाराष्ट्र के बहुत? सर, आप ये मुझे बता दीजिए कि गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप जब 153A, 295A, 120B ये सब कानून है, क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं अकबरुद्दीन साहब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011 में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक MLA को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम राव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमज़ोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमज़ोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में
3 बड़े वाक़यात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत और तीसरे गुजरात में कत्लेआम और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाक़यात हैं जिससे मुल्क कमज़ोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाज़त दी तमाम लोगों को नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा। क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में पीवी नरसिम्हा राव ने बात कही थी, ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम का डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। ये चीजें हैं, इसका सर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। आपके बयानों में ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो हिंदू मुसलमानों को भड़काने का एक प्रयास हो रहा हो, उनकी भावनाओं को जगाने का एक कोशिश हो रही हो? ऐसा लोगों को क्यों लगता है? क्या मैंने कहा था खबरस्तान शमशान? क्या मैंने कहा था कि मैं अली को नहीं मानूंगा? क्या मैंने ये कहा था कि ये रिलीफ कैंप इसलिए चलाए जाएंगे ताकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा हो? अगर आपको मेरे बयानात से गलती लगती है, आप केस फाइल करिए। बताइए कितने केसेस आपने फाइल किए मेरे खिलाफ? आपने रिसेंटली कहा कि जो बच्चा पैदा होता है वो सारे मुसलमान। तो ये क्या बात है? ये मेरा देखिए, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मेरी पूरी स्पीच आप सुनिए कि हाँ मैंने कहा, आज भी कहने तैयार हूं और कहता रहूंगा, मगर मैं ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मानो आप। ये मेरे थिंकिंग है, ये मेरा रिलीजन की टीचिंग्स है। आप नहीं मानते मत मानिए सर। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूं ना कि तुम्हारी घर वापसी कराऊंगा। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं माने तो फिर तुम हिंदुस्तान नहीं के बाइज़्ज़त शहरी नहीं हो। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि यही मेरा मजहब है, दूसरे के बाहर के मजहब हिंदुस्तान के नहीं है तो उनको कोई इज्जत मत करो। मैं अपने मजहब को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं सर। मैं यकीनन एक प्राउड मुसलमान हूं, मगर एक प्राउड इंडियन मुस्लिम हूं मैं, और मुझे इस बात का फख्र है। मगर यह बोलना कि नहीं आप अपने रिलीजन की बात मत करो। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े लीडर थे जो इस दुनिया में नहीं है, जो बोलते थे मुसलमान लड्डे हैं। उनके ऊपर कोई केस बुक हुआ? आप तमाम चैनलों ने उनका अंतिम संस्कार लाइव टेलीकास्ट किया। जो लोग कहते थे कि एक धक्का और दो, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आग किसने लगाई थी, इस धरती को समताल होना पड़ेगा। आप उनको भारत रत्न से नवाज दिए। हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे मुजरिम खड़ा कर रहे हैं, जो आपको इख्तियार नहीं है, तो आप सबको एक लाइन में खड़ा करिए और इन सबको बताइए कि हाँ, इन्होंने भी कहा था। अच्छा, हरामजादा रामजादा कौन कहता है? सोनिया गांधी की मैं बेहद इज्जत करता हूं, हम पॉलिटिकल अपोनेंट है, मगर किसने कह दिया उनको? सर कितने बातें हैं। तो अगर कोई गलत करता है तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अच्छा, रहा सवाल अकबर के खिलाफ जो बातें हैं वो कोर्ट में जेर दौरान है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अदालत इंसाफ करेगी। हमारी अदालत, वो 2 महीने जेल में थे, 2 महीने जेल में थे और बेल पर निकले। कौन सा ऐसा लीडर है हिंदुस्तान में जो जेल को गया अपनी स्पीच के ऊपर? जब वरुण गांधी को हमारे कोर्ट ने इंसाफ किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कोर्ट भी इंसाफ करेगी। बताइए सर, इतने लोग 10 महीने में जब से नई गवर्नमेंट आई, क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं, क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं। सर जेल तो जाना दूर की बात, उनको केस बुक भी नहीं करते।
केस नहीं बुक होता। उनको भी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल सजा तो कोर्ट देगा, कम से कम केस तो बुक कर सकते हैं आप। ये क्या आपकी दोनों की ये स्ट्रैटेजी है ऐसी कि आप थोड़ा सा मीठा बोलेंगे, कम भड़काऊ बोलेंगे, और अकबरुद्दीन जो है वो खुल के यहाँ आके मुंबई में, बांद्रा में वो ठाकरे को भी चैलेंज करेगा, या धर्म के ऊपर भी भड़काऊ बोलेंगे? सर क्या भड़काऊ बोल रहे हैं सर? कौन सा भड़का? अगर कोई बोलेगा कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, अगर कोई बोलेगा रिजर्वेशन की तुम बात करोगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सर थोड़ा हम भी मुंह में जबान रखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम खामोश बैठ जाएंगे। और जब आप एस्पिरेशन इंडिया की बात करते हैं, सर मेरे भी एस्पिरेशन है, और मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं जो हमारे बुजुर्ग सब्र करते थे होंगे, खामोश रहते थे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जमहूरी अंदाज में, डेमोक्रेटिक अंदाज में अपनी लड़ाई लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक अंदाज में जवाब भी देंगे। वैसा नहीं है कि नहीं हम खामोश बैठेंगे, कोई बोलता जाएगा हम खामोश नहीं। सर ये हम जवाब देंगे, आप बोलेंगे उसका जवाब हम देंगे। और मेरा दूसरा नाम भड़काऊ भाषा में क्या करते, किसी की मां नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके। जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा, क्योंकि बोलने का इख्तियार तुमने नहीं दिया संघ परिवार, खान नेहरू परिवार। मुझे बोलने का इख्तियार हिंदुस्तान का संविधान, जिसको लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने, मैं बोलता रहूंगा।